A manufacturing company purchases 9,000 parts of a machine for its annual requirements, ordering 1 month usage at a time. Each part cost is rupees 20. The ordering cost per order is rupees 15 and the carrying charges are 15% of the average inventory per year. Now you have been assigned as a manager to suggest a more economical purchasing policy for the company. What advice would you offer and how much would it save the company per year? ठीक है, तो आप इसे ट्राई कीजिए, क्वेश्चन आपसे हो रहा है नहीं। ठीक है, आप बताइएगा क्या क्या हमें यहाँ पर गिवन है इसमें। तो इस क्वेश्चन को जब हम देख रहे हैं तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि परचेसिंग कर रही है 9,000 पार्ट्स ऑफ ए मशीन फॉर इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट। तो इस पार्ट्स की जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो एनुअल रिक्वायरमेंट आपको होगी जिसको कि हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, दैट विल बी एस इज इक्वल टू 9,000 यूनिट्स। सो आपको एनुअल रिक्वायरमेंट की वैल्यू दे रखी है, साथ में दिया है ऑर्डरिंग 1 मंथ यूसेज एट ए टाइम। अब ये जो ऑर्डरिंग पॉलिसी आप कर रहे हैं इसमें 1 मंथ यूसेज का प्रिंसिपल आप लेके चल रहे हैं और साथ साथ में जो आपका यूनिट कॉस्ट है मटेरियल का, तो यूनिट कॉस्ट आपको ईच पार्ट का दिया हुआ है 20 रुपीज। तो आपको सीयू की वैल्यू जो है वो दे रखी है 20 रुपीज। तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 20 रुपीज हो गया आपके लिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज रुपीज 15। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो है 15 रुपीज। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 15 रुपीज। साथ में आपको वैल्यू दी है इन्वेंट्री कैरिंग चार्जेस की वैल्यू। सो इन्वेंट्री कैरिंग चार्जेस जो परसेंटेज की टर्म में दिया हुआ है दैट विल बी आई इज इक्वल टू 15%। तो इस परसेंटेज को हमें डिजिट फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा, तो दैट विल बिकम 0.15। तो ये वैल्यूज आपको गिवन है इसमें। आपको ये पता करना है कि जो परचेसिंग पॉलिसी अभी लगाई गई है वो सुटेबल है या नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें ईओक्यू की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और ईओक्यू कैलकुलेट करके आपको ये पता चलेगा कि जो ईओक्यू के बेस पे आप अगर वहां पर परचेसिंग करते हैं तो ईओक्यू बेसिस पे आपको परचेसिंग करने में कितना कॉस्ट लगेगा। साथ साथ में फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी जो पर मंथ बेसिस पे परचेसिंग की जा रही है तो उसमें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितना बन रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड आउट करते हैं ईओक्यू की वैल्यू कितनी आएगी। तो ईओक्यू के लिए हमने फॉर्मूला देखा हुआ, डेरिवेशन किया हुआ, ईओक्यू विल बी इक्वल टू 2 COS अपॉन CUI, या आप जो भी नोटेशन आपके लेते हैं उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो सभी वैल्यूज आपके सामने है स्क्रीन पे। एस की वैल्यू दे रखी है आपके साथ सामने 9,000 है, सीयू इज 20 रुपीज, सीओ इज 15 रुपीज, आई वैल्यू इज 0.15। Put all this value in the formula and tell me what is the EOQ. EOQ कितना आ रहा है आपका? 300। सर 300 EOQ। So what is the value of EOQ? सर 300। 300। Yes, Prajwal, 300. So मैसेज में भी चैट बॉक्स में आंसर आया है 300। तो EOQ की वैल्यू जब आप यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वैल्यू रहेगी आपकी 300।
तो आपको ये देखना है कि जब आपने ईओक्यू बेसिस पे अगर आप परचेसिंग करेंगे, अगर आप 300 यूनिट्स परचेसिंग करेंगे तो उस कंडीशन में आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट कितना आ रहा है। तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं जिसमें कि हम ईओक्यू को बेस मान के परचेसिंग करेंगे। एज ए मैनेजर आपको वहां अपॉइंट किया गया है, तो आप ये चेक करेंगे कि अगर आप ईओक्यू बेसिस पे परचेसिंग करते हैं तो आपको कितना कॉस्ट वहां पर अप्लीकेबल रहेगा। तो वो कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या रहेगा इसमें, एस बाय क्यू, टोटल डिमांड डिवाइडेड बाय वन टाइम डिमांड जो आप सेंड करेंगे, इनटू उसको सेंड करने में जो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा, तो वो ऑर्डरिंग कॉस्ट लिया यहाँ पर आपने, प्लस जो आप परचेसिंग कर लेंगे उसके बाद जब आपको मटेरियल रिसीव हो जाएगा तो उस मटेरियल को आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो वो एवरेज इन्वेंट्री हम कितनी मानते हैं, Q/2, और उसको होल्डिंग करने में जो चार्ज लगता है हमारा वो आता है CU/I। तो ये सभी वैल्यूज है आपके पास। तो इन वैल्यूज को रख के आप फाइंड आउट कीजिए कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट कितना आ रहा है। सर हाँ जी सर, ये क्वेश्चन में पता कैसे चला कि अपने को यही वाला फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, मैनेजिंग इन्वेंट्री वाला? मैनेजिंग इन्वेंट्री वाला फॉर्मूला इसलिए यूज करना है यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि आपको अगर हम अपॉइंट करते हैं तो आपको एक इकोनॉमिकल परचेसिंग पॉलिसी बनाना है कंपनी के लिए। तो इकोनॉमिकल परचेसिंग पॉलिसी आप तभी बना पाते हैं जब आप जो परचेसिंग करते हैं वो ईओक्यू को बेस मान के करते हैं। तो अभी तक जो कंपनी करते आ रही है वो क्या कर रही है कि पर मंथ यूसेज कर रही है, मतलब 1 मंथ का यूसेज उन्होंने अपने को बोल रखा है, हर महीने वो परचेसिंग करते हैं। अब हर महीने परचेसिंग करते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि वो 9000 यूनिट्स जो होती है उस 9000 यूनिट्स की पर मंथ परचेसिंग करेंगे। तो एक बार में कितनी क्वांटिटी परचेसिंग करेंगे, 9000 डिवाइड बाय 12 करो, बताओ कितना आता है 9000 डिवाइड बाय 12 करने पे? 750। तो 750 वैल्यू आ रही है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि अभी आपकी जो इंडस्ट्री परचेसिंग कर रही है वो आपका हर महीने, हर मंथ में 750 यूनिट्स की परचेसिंग कर रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 750 यूनिट्स की परचेसिंग कर रहे हैं। इस परचेसिंग में आपकी जो क्यू की वैल्यू हो गई है वो क्यू वैल्यू आपकी आ रही है 750। अब आपको ये देखना है कि अगर आप 750 अमाउंट का परचेसिंग करते हैं पर मंथ तो उस केस में आपको जो कॉस्ट लग रहा है वो कितना आ रहा है। अब ये कॉस्ट कौन सा हम कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंट्री। उस इन्वेंट्री को मैनेज करने में आपका कितना कॉस्ट कंज्यूम हो रहा है। तो सेम फॉर्मूला जो है मैनेजिंग कॉस्ट जो निकालते हैं हम इन्वेंट्री के लिए वो होगा, दैट विल बी एस बाय क्यू इनटू सीओ प्लस Q/2 इनटू CUI। इसको कैलकुलेट कीजिए आप। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो Q की वैल्यू आप यूज करेंगे दैट विल बी 750। तो यहाँ Q की जो वैल्यू रखना है वो आपको 750 रखना है। फर्स्ट वाले केस में जो Q की वैल्यू आपने ली थी वो EOQ के इक्वल रखना है। और दोनों केस में देखना है कि आपकी जो इन्वेंट्री चार्जेस है, टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जो कॉस्ट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। तो उसको हम देखते हैं। तो पहले वाले केस में आई थिंक 900 रुपीज का चार्जेस आ रहा है ये। सेकंड वाले केस में आप निकालिए कितना आ रहा है। हाँ 1305 आ रहा है चार्जेस। तो इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पर 1305 रुपीज। तो इसका मतलब ये कि अगर आप पर मंथ के बेसिस पे परचेसिंग करते हैं तो आपको उस इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए 1305 रुपीज का कॉस्ट लगेगा। लेकिन अगर आप ईओक्यू को बेस मानकर अगर आप करते हैं तो आपको जो चार्जेस लगेंगे वो रहेंगे 900 रुपीज के। तो अगर जब आप नेट सेविंग करने की बात करें एज ए मैनेजर, जब आप वहां पे सजेस्ट करेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा
कि अभी तक हम जो परचेसिंग करते आ रहे हैं उस परचेसिंग के अकॉर्डिंग हमें इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए 1305 रुपीज का कॉस्ट लग रहा है। लेकिन अगर आप उसी को ईओक्यू को बेस मानकर अगर आप 300 यूनिट्स की परचेसिंग अगर करते हैं तो आपको 900 रुपीज का चार्ज लगेगा। अब एक और बात इसमें ध्यान से ये समझने वाली है कि जब आप इसको पर मंथ बेसिस पे कर रहे हैं तो आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो दे रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो आप साल भर में दे रहे हैं वो आपको 12 ऑर्डर देना पड़ेंगे। आपको 12 टाइम्स ऑर्डर देना पड़ेगा, मतलब हर महीने आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। तो सिमिलरली अगर आप ईओक्यू को बेस मान के करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर आपके कितने हो जाएंगे, एस बाय क्यू मीन्स आपके जो 9000 यूनिट्स हैं उस 9000 यूनिट्स को आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्यू से, जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी। कितना होगा ये 300। तो कितना आ रहा सॉल्व करने पे इसे 30। तो आप क्या करेंगे, आपको 30 ऑर्डर्स देना पड़ेंगे साल भर में, 30 ऑर्डर आपको देना पड़ेंगे यहाँ पर। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर आप हर महीने वाली परचेसिंग कर रहे हैं तो आपको साल भर में 12 ऑर्डर्स देना पड़ेगा। पर अगर आप साल भर में 30 ऑर्डर्स भी इसे देते हैं तो भी आपका जो टोटल इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए रखने वाला जो चार्ज है वो 900 का ही रहेगा और इस केस में 1305 का रहेगा। तो टोटल अगर आप सेविंग की बात कर रहे हैं तो आप जो प्रेजेंट स्कीम लेके चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको 1305 रुपीज का कॉस्ट लग रहा है और ईओक्यू को बेस मान के अगर आप परचेसिंग करेंगे तो आपको 900 रुपीज का चार्ज लगेगा। तो अगर इसका हम डिफरेंस लेते हैं तो ये डिफरेंस हमें मिल रहा है 405। ठीक है, तो इस तरीके से हम 405 रुपए की बचत जो है वो कर सकते हैं वहां पर उस पूरी परचेसिंग में। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको सभी को क्लियर हुआ है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। सभी का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहें राइट डाउन करना चाहते हैं प्रोसेस तो वो आप लिख सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। स्टॉकिस्ट हैज टू सप्लाई 12,000 units of a product. A stockist has to supply 12,000 units of a product per year. कोई स्टॉकिस्ट है जिसको 12,000 यूनिट्स का किसी प्रोडक्ट की हर साल सप्लाई करना पड़ती है। A stockist has to supply 12,000 units of a product per year to his customer. The demand is fixed. The demand is fixed and known. Demand is fixed and known, and the shortage cost is assumed. And the shortage cost is assumed to be infinite. And the shortage cost is assumed to be infinite. The inventory holding cost is 0.20 per unit per month. The inventory holding cost is rupees 0.20 per unit per month, and the ordering cost is 350 rupees. And the ordering cost is 350 rupees per order. 350 rupees per order. Determine the optimum lot size Q0. Determine the optimum lot size, मतलब आपको EOQ फाइंड आउट करना है। ऑप्टिमम शेड्यूलिंग पीरियड, ऑप्टिमम शेड्यूलिंग पीरियड।
एंड थर्ड मिनिमम टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मिनिमम टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी ने क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया है, और फिर से एक बार बोल देता हूं मैं शॉर्ट में जल्दी से। A stockist has to supply 12,000 units of a product per year to his customer. The demand is fixed and known, and the shortage cost is assumed to be infinite. The inventory holding cost is rupees 0.20 per unit per month, and the ordering cost per order is rupees 350. Determine the total optimum lot size, optimum scheduling period, and minimum total variable cost. ठीक है, तो मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप आपके लेवल पे उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हम, और देखते हैं इसमें क्या क्या वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है और क्या वैल्यूज हमें दी हुई है। So a stockist has to supply 12,000 units of a product. तो 12,000 यूनिट्स जो है वो एनुअल डिमांड हो गया हमारा 12,000 यूनिट्स। The demand is fixed and known, and the shortage cost is assumed to be infinite. So जो हमारा इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है वो दिया हुआ है 0.20 पर यूनिट पर मंथ, 0.20 यूनिट पर मंथ। तो सीयू की वैल्यू है 0.20 रुपीस पर मंथ, ये पर मंथ बेसिस पे दी हुई है, और साथ ही में दिया हुआ है the ordering cost per order is rupees 350. ordering cost per order दिया है rupees 350। अब इंटरेस्ट चार्जेस इसमें अलग से नहीं दिए, क्योंकि ये इसी में इंक्लूड कर लिया गया। जब ये सिर्फ मनी के फॉर्म में होता है तब ये पूरा वैल्यू जो होती है हमारी CUI की वैल्यू बन जाती है, और अगर ये पर यूनिट बेसिस पे दिया है, अलग से इंटरेस्ट चार्जेस नहीं देता है, तब हमें CU अलग कैलकुलेट करना रहता है और आई अलग कैलकुलेट करना रहता है। तो अगर अब यहाँ पर हम बात करें तो स्टॉकिस्ट को जो सप्लाई करना है वो 12,000 यूनिट्स का करना है, पर ईयर करना है, और यहाँ पे जो चार्जेस दिए ये पर मंथ का दिया है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, आप कितना आ रहा है। ईओक्यू की वैल्यू निकालना है फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2COS अपॉन CUI। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्वेश्चन पढ़ के हम ये कैसे पता करें कि ये फर्स्ट वाले मॉडल का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है कि जो डिमांड है वो फिक्स है, ठीक है, साथ साथ में नोन है, और शॉर्टेज इज अज्यूम टू बी इनफाइनाइट, मतलब जो शॉर्टेज वाला है वो पोर्शन यहाँ पर हम कंसीडर नहीं कर रहे। तो अगर शॉर्टेज वाला केस नहीं है तो फिर ये सिंपल फर्स्ट मॉडल वाला केस बन जाता है। तो ऑर्डरिंग इसमें ईओक्यू की जो वैल्यू आ रही है वो किसी ने आंसर भेजा है अभी मुझे, मयूर ने। तो वैल्यू सर 1870 1870, ठीक है, 1870 वैल्यू आ रही है, ठीक है, आंसर सही है 1870। तो आपको जो ईओक्यू की वैल्यू रहेगी वो आएगी 1870।
1870 आपको इतनी यूनिट्स के ऑर्डर देना पड़ेंगे पर ऑर्डर। अब सेकंड इसमें क्या पूछा है, ऑप्टिमम शेड्यूलिंग पीरियड, मतलब इसमें टाइम पीरियड पूछा है कि आपको कितने कितने टाइम पर ऑर्डर देना रहेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होगा, एज बाय ईओक्यू, और टोटल जो डिमांड है वो हमारी है 12,000, और इस डिमांड को हम एक बार में कितना ऑर्डर दे रहे हैं, 1870 का ऑर्डर दे रहे हैं। तो ओवरऑल ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताना कितनी वैल्यू आ रही है। सर 6.419 आ रही थी। 12,000 डिवाइडेड बाय 1870, 6.417 6.417 7 6.417 तो अराउंड या अप्रोक्सीमेट माने तो आपको 6 ऑर्डर इसमें हर साल देना पड़ेंगे, सॉरी 6 ऑर्डर हर साल आपको इसमें देना पड़ेंगे। तो अगर आपको टाइमिंग पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी है कि कितने कितने टाइम में आपको देना है, तो उसका सिंपल सा रहता है कि टाइम पीरियड या टाइम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू 1/n, मतलब 1 नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करें, इसको डिवाइड करें 1 डिवाइड बाय 6.417, तो ये आपको ईयर में बताएगा, और इसको आप जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मंथ में पता चल जाएगा। इस वैल्यू को कैलकुलेट करके बताएं कितना आ रहा है, 1.95 1.95। तो ये वैल्यू आ रही है 1.95 मंथ, मतलब अब ये मंथ में आ रहा है और बहुत कम वैल्यू आ रही है। तो इसको हम क्या करें, हम एक एवरेज ऐसा मानते हैं कि एवरेज मंथ हम 30 डेज का एज्यूम करके चल रहे हैं। तो अगर हम इसे 30 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितनी आ रही है, आयाम का आंसर आया है 47 डेज। सर 58.5 आ रही है। डेज आप कैलकुलेट करके बताएं डेज में कितना आ रहा है सभी लोग। सर अगर 1.1 सर upon 58.5 आ रही है। कितनी आ रही है, 58.5। हाँ, और आयाम क्या कह रहे हैं, सर 1/6.41 को डायरेक्ट डेज में करेंगे 300 से हाँ मल्टीप्लाई करके, तो डायरेक्ट हाँ डेज में निकल जाएगा ना। हाँ हाँ, ये काम भी हम कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि एवरेज, सर हाँ डायरेक्ट सही है, कर लेते हैं। आयाम का जो तरीका है वो थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे। एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास है नहीं, तो जो आयाम का तरीका है हम वो वाला लगाएंगे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो इंडस्ट्री में है ना, इंडस्ट्री में जो वर्किंग डेज माने जाते हैं वो ऑन एन एवरेज 300 वर्किंग डेज होते हैं। तो अगर हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि जो टाइम पीरियड है उसको 1/n लिया और इसको मैं डायरेक्ट डेज में ले लूं, यहाँ हम लेते हैं 300 डेज, तो ओवरऑल हमें पता चल जाएगा, डेज की टर्म में हमें फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी कि कितने दिनों में हमें ऑर्डर देते जाना है। तो वो वैल्यू कितनी आ रही है, 48.8। 48.8 48.8 है, तो नियरली हम इसको मान लेते हैं 49 डेज। तो 49 डेज में आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, आपकी जो ऑर्डरिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो 49 डेज की हो जाएगी, मतलब हर 49 डेज में आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। थर्ड इसमें एक और बहुत अच्छी चीज पूछी है, इसमें पूछा है मिनिमम टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब जब ऐसा बोला है मिनिमम टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोला है, तो आपको ये मान के चलना है कि ये मिनिमम टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंट्री ही पूछा है हमसे, ठीक है। तो इसके लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट का फॉर्मूला अभी तक यूज करते आ रहे थे, और उस बेसिस पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला में एक बार फिर लिख रहा हूँ, E इज इक्वल टू एस बाय क्यू इंटू CO प्लस Q/2 इंटू CUI। कैलकुलेट कीजिए, इससे कितना आ रहा है, 4490। हाँ, 4490 जो आ रहा है ये वैल्यू बिल्कुल सही है। तो जो टोटल कॉस्ट आएगी इस केस में 4490 रुपीस का कॉस्ट लगेगा इस पूरी प्रोसेस को मैनेज करने में। अब एक शॉर्ट डेरिवेशन है, मैं छोटा सा एक डेरिवेशन है, उससे एक और फॉर्मूला हमारा बनता है, उस फॉर्मूले को हम देखते हैं कि किस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस कॉस्ट E के लिए वो फॉर्मूला आता है √2 COS इंटू
CUI। इस फॉर्मूले से रख के कोई वैल्यू कैलकुलेट करके बताएगा मुझे कितनी आ रही सर सेम ही आएगी, मैं इससे करता हूँ, है ना? सेम वैल्यू आ रही है, हाँ, क्योंकि सेम वैल्यू आ रही है तो अब यूजुअली हम ऐसा करेंगे कि जब इस टाइप से हमें वैल्यू कैलकुलेट करना रहेगी तो हम इस फॉर्मूले से ही वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। बट ये फॉर्मूला कब लगाएंगे आप? जब आप EOQ को बेस मान के कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसा पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, उसमें हमने दो वैल्यू कैलकुलेट की थी, E1 और E2। जो E1 हमने कैलकुलेट किया था वो EOQ को बेस मान के किया था। तो अगर EOQ को बेस मान के आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंट्री है, उसके लिए हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप EOQ को बेस मानकर कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, आप कोई अदर क्वांटिटी वहां पर यूज कर रहे हैं, तब फिर आपको ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो शॉर्ट हो जाए, उसके लिए हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब आप EOQ वाली क्वांटिटी को यूज कर रहे हैं। और अगर आप EOQ क्वांटिटी को यूज ना करते हुए कोई अदर क्वांटिटी के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तब आपको ऊपर वाला फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन होता है, उसको मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, आप सभी देखिएगा। तो हमें ये पता है कि EOQ का जो हमने कर्व पढ़ा था, EOQ वाला ग्राफ देखा था, उस कंडीशन में हमने देखा था कि EOQ की सिचुएशन में एट EOQ ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होता है वो इक्वल होता है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट के। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने क्या माना था? ऑर्डरिंग कॉस्ट की वैल्यू हमने ली थी S by Q into CO। और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो होता है वो हमेशा एवरेज इन्वेंट्री पे कैलकुलेट किया जाता है, दैट मींस Q by 2 into CUI। ठीक है, अब हमने एक वैल्यू ये कैलकुलेट की है और साथ में हमको जो पता है E का फॉर्मूला जो साइड में हमने लिखा हुआ है, E is equal to S by Q into CO plus Q by 2 into CI। और जब आप इसको EOQ का बेसिस मानते हैं, तब आपको EOQ में जो वैल्यू Q की आती है वो वैल्यू मिलती है 2 COS अपॉन CUI। तो अगर मैं ऐसा करूं कि इस कॉस्ट के फॉर्मूले में जहां जहां पर भी Q की वैल्यू है उसको रिप्लेस करूं मैं √2 COS अपॉन CUI से, और जहां जहां पर भी Q by 2 CUI वाली पूरी वैल्यू है उसको मैं इक्वेट कर दूं C by Q CO से, मतलब इसका रिप्लेसमेंट करूं तो किस टाइप से बनेगा फॉर्मूला? E is equal to S by Q CO प्लस S by Q CO। तो ये ओवरऑल हो जाएगा 2 S by Q into CO। अब जो Q की वैल्यू है, Q को मुझे लेना है EOQ के इक्वल, इसलिए Q की जगह मैं EOQ वैल्यू जब रिप्लेस करूंगा तो किस टाइप से दिखेगा? ये 2 S अपॉन √2 COS अपॉन CUI और साथ में CO का मल्टीप्लाई। ठीक है, जब ये वैल्यू इन्वर्ट होके ऊपर जाएगी तब ये E की वैल्यू किस टाइप से बन रही है? 2 COS इनटू इन्वर्ट वैल्यू अगर मैं लिखूं तो वैल्यू आएगी CUI अपॉन में 2 COS। अब इस वैल्यू को अंदर इंटर कराते हैं तब क्या मिलेगा? 2 COS होल स्क्वायर इनटू CUI अपॉन में 2 COS। होल स्क्वायर वाली वैल्यू से जो डिनोमिनेटर का 2 COS है वो कैंसिल आउट हो रहा है, तो ओवरऑल जो वैल्यू बच रही है वो आता है 2 COS इनटू CUI। तो ये फॉर्मूला जो आ रहा है, ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर पाएंगे जब आप Q की वैल्यू जो है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के इक्वल रखते हैं। और अगर ये इसके इक्वल नहीं रखते हैं तो फिर आपको जो नॉर्मल फॉर्मूला है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का वो ही यूज करना पड़ेगा। आई थिंक ये सभी को क्लियर हुआ? यस सर।
ठीक है, क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं।